मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने जेआईबी क्रैश कोर्स का यूनिट नंबर 12 एलआरडीबी का यूनिट नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है लॉज रिलेटेड टू बिल फाइनेंस, यानी बिल फाइनेंस से रिलेटेड जो भी नियम है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये आपका क्विकली रिवाइज यदि आपको करना है तो आप इस पार्टिकुलर प्लेलिस्ट का हेल्प ले सकते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको जितना बार आप रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, निश्चित रूप से आप सफलता पाइएगा। क्योंकि मैं ये एक प्रूवन है, क्योंकि मैंने खुद सेम चीज़ जो मटेरियल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने खुद यही चीज़ पढ़ा था। और दोस्तों, एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 68 मार्क्स आए थे एलआरडीबी में। तो फ्रेंड्स, केवल इसी को पढ़कर मैंने बार बार पढ़ा था, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे पढ़ा था, और दोस्तों मुझे 68 मार्क्स आए थे। तो ये चूंकि प्रूवन है, मैंने खुद पे अप्लाई किया और मैं सक्सेस हुआ। तो दोस्तों, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी जो ये हमारा प्लेलिस्ट है एलआरडीबी का, पीवीबी का और एएफबी का, उससे दो तीन बार रिपीट करें। और यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए टॉपिक्स को जरा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल के क्लास के बारे में देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि बिल्स को गवर्न करने वाले लॉज कौन कौन से हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स, कैटेगरीज ऑफ बिल फाइनेंस एंड लीगल पोजीशन ऑफ बैंकर। तो दोस्तों, ये सभी टॉपिक्स को हम लोग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले बिल फाइनेंस होता क्या है? तो ये एक तरह का बैंकर के द्वारा मोड ऑफ लैंडिंग है, मतलब एक मोड है जिसके थ्रू लैंड किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल फाइनेंस है। एज कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ फाइनेंसिंग, बिल फाइनेंस ऑफर अ बैंकर एन ईजी मोड ऑफ लैंडिंग। तो दोस्तों, और भी तो हमारे पास मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, लेकिन बिल फाइनेंस ही क्यों? क्योंकि ये जो है एक तरह से ईजी मोड ऑफ लैंडिंग है दोस्तों। बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो बिल फाइनेंस का बहुत सारे एडवांटेजेस है। आइए जरा हम लोग देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है। तो देखिए दोस्तों, बिल फाइनेंस इन्वॉल्व डिस्काउंटिंग और परचेज ऑफ कमर्शियल बिल अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ गुड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जो कमर्शियल बिल है उसका हम लोग डिस्काउंट करते हैं या उसका हम लोग परचेज करते हैं। वो कमर्शियल बिल आ कैसे रहा है? तो गुड को बेचने से हमारे पास कमर्शियल बिल आ रहा है, जिसको हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। अब देखिए, कैश क्रेडिट भी है, ओवरड्राफ्ट भी है, ये सभी हमारे मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। तो इनसे क्या एडवांटेज है बिल फाइनेंस का? आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला ये है कि द अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन आर इजिली आइडेंटिफाइबल। तो जो भी ट्रांजेक्शन अंडरलाइंग है वो उसको हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, देयर इज डेफिनेट डेट ऑफ रिपेमेंट का जो डेट है वो डेफिनेट होता है दोस्तों। थर्ड है हमारा, द बिल विल कैरी मोर देन वन सिग्नेचर इफ इट इज़ ऑन यूजांस बेसिस। मैंने बताया था यूजांस बेसिस का मतलब क्या होता है, कि पेमेंट आप किसी सर्टेन पीरियड के बाद करेंगे तो वो यूजांस बिल कहलाता है। तो बिल जो है एक से ज़्यादा सिग्नेचर कैरी करेगा यदि वो यूजांस बेसिस पर है तो। उसके बाद दोस्तों, इट रिप्रेजेंट एन इजीली ट्रांसफरेबल एसेट एंड इन केस ऑफ नीड द सेम कैन बी रीडिस्काउंटेड टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक। तो ये एक तरह का इजीली ट्रांसफरेबल एसेट है, और यदि ज़रूरत पड़े तो इसको हम लोग रीडिस्काउंट कर सकते हैं ताकि हम लोग बैंक के लिक्विडिटी को इंप्रूव कर सकें। तो दोस्तों, ये सभी के सभी एडवांटेजेस हैं हमारे बिल डिस्काउंटिंग के, बिल फाइनेंसिंग के। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, बिल फाइनेंसिंग हैज एडवांटेजेस ओवर द कैश क्रेडिट सिस्टम ड्यू टू विच द फॉलोइंग: ए, ट्रांजेक्शन इज इजीली आइडेंटिफाइबल, द डेट ऑफ पेमेंट इज डेफिनेट। दोस्तों फिर है, इफ द बिल इज ऑन यूजांस बेसिस, द बैंक हैज मोर देन वन पार्टी लायबल फ्रॉम विच द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड। दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल द अबव। तो ये सभी के सभी करेक्ट हैं, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। अब दोस्तों, हम लोग जरा बिल का क्लास देखेंगे और बिल को कौन कौन से लॉ गवर्न करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बिल जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? बिल ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, सेक्शन 5 हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे डिफाइन करता है वो देखिए। वो डिफाइन करता है, इंस्ट्रूमेंट इज इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by maker directing a certain person to pay certain sum of money only or to order of a certain person or to the bearer of the instrument। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ द ड्रॉअर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी और टू द ऑर्डर ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। दिस डेफिनेशन इज एज पर। तो ये डेफिनेशन किस में है? सेक्शन 5 हमारा एनआई एक्ट का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अब हम लोग ड्रॉई और पे इसे समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सेक्शन 7 में आ जाइए। हमारा जो एनआई एक्ट है उसका सेक्शन 7, उसमें क्या बताता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर है वो ड्रॉअर कहलाता है। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉई। तो जिसे डायरेक्ट किया गया है कि तुम पे करो वो कहलाता है ड्रॉई। और दोस्तों, पर्सन इंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट, जिसे पेमेंट मिलना है वो कहलाता है हमारा पे। ठीक है, तो देखिए फिर से समझिए, ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है वो होता है ड्रॉअर। ड्रॉई कौन होता है? कि जिसे पेमेंट करना है वो होता है ड्रॉई। ठीक है, जिसको पेमेंट करना है। और पेई कौन होता है? जिस पर्सन को हमें पेमेंट देना है वो है हमारा पेई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज टू अ बिल। तो ड्रॉअर ऑफ अ बिल इज अ क्रेडिटर और सेलर। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ड्रॉअर जो होता है वो क्रेडिटर होगा या सेलर होगा।
और जो ड्रॉई होगा वो डेटर होगा या बायर होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यदि बिल असाइन किया गया थर्ड पार्टी को, तो ये जो भी असाइनिंग्स होंगे वो क्रेडिटर होंगे, और ड्रॉर विल बी लेवल फॉर सच असाइनिंग इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द ड्रॉई। यदि मान लीजिए ड्रॉई ने डिफॉल्ट किया तो कौन लेवल होगा, ड्रॉर लेवल होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज प्रॉपर्ली मैच इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। द पर्सन हु इज टू मेक द ऑर्डर इज कॉल्ड ड्रॉई, द पर्सन हु इज टू मेक द पेमेंट एज पर द ऑर्डर इज कॉल्ड ड्रॉर, द पर्सन हु इज टू रिसीव द पेमेंट। तो दोस्तों साफ साफ है कि ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है, बाकी सभी के सभी गलत हैं, क्योंकि जो ऑर्डर देता है वो कहलाता है ड्रॉर, जो ऑर्डर जिसको पेमेंट करना है दोस्तों वो कहलाता है ड्रॉई, और जिसे पेमेंट करना है वो कहलाता है पेई। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 32 लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर और ड्रॉई ऑफ बिल। तो दोस्तों देखिए, कोई भी एक्सेप्टर हो बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो बाउंड होता है कि वो अमाउंट को पे करेगा देयर ऑफ एट मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू अपरेंट टेनर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये सेक्शन 32 था। सेक्शन 35 क्या है, लायबिलिटी ऑफ इंडोर्सर। इसमें क्या है कि इन अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी whoever endorses and deliver a negotiable instrument is bound to every subsequent holder in the case of dishonor unless his liability is excluded. Section 79 interest rate is specified. When interest at a specified rate expressly made payable on a bill of exchange, the interest shall be calculated at such rate specified and payable. सेक्शन 80 है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट when not specified। जब कोई इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट में, तो उसे रेट ऑफ 18% पर एनम पे कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज इज करेक्ट। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन है कौन सा सही है, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्टेट नहीं किया गया है तो अभी हम लोगों ने देखा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेते हैं वो होता है हमारा 18% पर एनम। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अब हम लोगों ने बिल फाइनेंसिंग समझ लिया, इसका क्या एडवांटेज है वो समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल। बिल आखिर किन किन तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है इनलैंड बिल। इनलैंड बिल का मतलब है बिल ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और कॉल इनलैंड बिल। तो जो भी बिल भारत में बना हो, ठीक है, और जो पेबल हो भारत के रेजिडेंट को, उसे इनलैंड बिल कहते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है, तो सबसे पहला जरूरी है कि इट मस्ट बी ड्रॉन एंड मेड पेबल इन इंडिया, यानी इसका पेमेंट जो है भारत में ही होगा। और दोस्तों इसे ड्रॉ कौन करेगा, तो कोई भी पर्सन जो कि भारत का निवासी हो वो इसे ड्रॉ करेगा। अब दोस्तों इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को सेक्शन 11 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर अ बिल टू बी ट्रीटेड एज इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर सेक्शन 11 ऑफ द एनआई एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मैंडेटरी। तो हम लोगों ने दो कंडीशन देखा। सबसे पहला कंडीशन था कि ये ड्रॉ होना चाहिए और पेबल होना चाहिए भारत में, ठीक है, ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड पेबल ऑफ इंडिया ओनली। और दोस्तों इट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया अपॉन सम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया दो इट मे बी मेड पेबल इन फॉरेन कंट्री। तो जरूरी नहीं है कि पेबल भी हमारे भारत में ही हो, फॉरेन कंट्री में भी पेबल हो सकता है, लेकिन ड्रॉन कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को देखिए, ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड पेबल इंडिया ओनली। इंडिया ओनली ये तो गलत है, मैंने क्या बताया कि फॉरेन में भी पेमेंट हो सकता है, तो ऑप्शन ए तो गलत है, ठीक है। और देखिए अब ऑप्शन बी करेक्ट है कि ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो दोस्तों हम लोग एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग फॉरेन बिल के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा इनलैंड बिल के बारे में, अब फॉरेन बिल। तो ये सेक्शन 12 एनआई एक्ट में कहता है कि जितने भी फॉरेन बिल हैं वो कौन से होते हैं, वो ऐसे बिल होते हैं जो कि भारत से बाहर ड्रॉ किए गए हैं, और उनका पेमेंट जो है वो कोई भी पर्सन जो कि भारत, कोई भी कंट्री हो भारत को छोड़कर, उसको कर सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कीवर्ड है भारत को छोड़कर, ठीक है, भारत से बाहर बना और भारत से बाहर ही इसका कोई व्यक्ति पेमेंट करेगा। और दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, यानी वो बिल जो कि भारत से बाहर ड्रॉ किया गया है और इसे पेबल होगा एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमारा फॉरेन बिल का होता है। देखिए क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल डज नॉट मैच। बिल ड्रॉन इन दिल्ली एंड पेबल इन मुंबई बाय फॉरेनर, उसे इनलैंड बिल कहते हैं। पहले तो सही है, अभी हम लोगों ने देखा है इनलैंड बिल में जो पेमेंट है वो फॉरेनर कर सकते हैं। फिर दूसरा है बिल ड्रॉन इन दिल्ली एंड पेबल इन मुंबई बाय एन इंडियन। तो यदि भारत में मुंबई में इनका ये भी सही है, इंग्लैंड होता है। बिल ड्रॉन इन दिल्ली एंड पेबल इन लंदन बाय पर्सन, ये गलत है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई भारत में बिल ड्रॉ किया गया है, फॉरेन बिल का मैं बात कर रहा हूँ, तो फॉरेन बिल में क्या बताया है कि यदि कोई भारत में बिल बना है तो उसका पेमेंट भारतीय नहीं कर सकते, उसके पास का पेमेंट भारत से बाहर वाले लोग ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे पेमेंट कौन कर रहा है, कोई पर्सन जो कि भारत का निवासी है, तो इसीलिए ये फॉरेन बिल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, हमारा इनलैंड बिल हो जाएगा। उसी तरह देखिए बिल ड्रॉन इन दिल्ली एंड पेबल इन लंदन, ये सही है, ये हमारा फॉरेन बिल होगा। चलिए चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ हमारा बिल है तो वो है हमारा डिमांड बिल, ठीक है दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे बिल
फाइनेंस के बारे में। तो जो थर्ड टाइप ऑफ बिल है दोस्तों, वो है हमारा क्या, वो है हमारा फाइनेंस डिमांड बिल। तो डिमांड बिल सेक्शन 19 में कहा गया है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको पेमेंट किया जाएगा डिमांड पे, और दोस्तों उसका एंड नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड देयर इन, उस पर कोई टाइम नहीं लिखा रहता है, इसको हम लोग साइड बिल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है नो टाइम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ बिल एक्सचेंज मेंशन, यदि कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग डिमांड बिल ट्रीट करेंगे। जब कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हो पेमेंट का तो उसे समझिए कि वो डिमांड पे पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, और इस केस में जो पेई है वो इंटाइटल्ड होता है वैल्यू देने के लिए डिमांड पे और प्रेजेंटेशन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल इज कॉल्ड अ साइड बिल, किसे साइड बिल कहते हैं, तो साइड बिल समझिए एक तरह से आपका डिमांड बिल ही है। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड से पेमेंट, साइड बिल इज ऑल्सो अ डिमांड बिल। द पे इज इंटाइटल्ड टू गेट द वैल्यू ऑन डिमांड एंड ऑन प्रेजेंटेशन, तो जब भी डिमांड करेगा, अभी डिमांड करेगा तो अभी पेमेंट हो जाएगा, बाद में करेगा तो बाद में हो जाएगा। तो डिमांड बिल या साइड बिल एक ही चीज़ है। ये हम लोगों ने अपने पिछले लेटर ऑफ क्रेडिट वाले टॉपिक में देखा था। इसके बाद दोस्तों बात आती है यूजांस बिल की। यूजांस बिल एक ऐसा बिल होता है इसका पेमेंट होता है अदरवाइज अदर ऑन डिमांड। अब देखिए यूजांस बिल को बिल पेमेंट आफ्टर साइड भी कहते हैं। इस बिल में क्या होता है कि जो ड्रॉअर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है एंड स्पेसिफाई द टाइम, एक टाइम को स्पेसिफाई करेगा विद इन विच द पेमेंट शैल बी मेड एंड प्रेजेंट द सेम टू ड्रॉइंग फॉर एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन आपके सामने है द बिल विच आर पेबल आफ्टर साइट हैव फॉलोइंग फीचर्स, दे आर कॉल्ड यूजांस बिल, बिल्कुल सही। द पेमेंट इज मेड ऑन द ड्यू डेट। दोस्तों उसके बाद है द फॉर कैलकुलेशन ड्यू डेट 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड इज एडेड इन ऑल केस, ये गलत है दोस्तों। कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। चलिए इसके बाद हमारा क्लीन बिल आता है। क्लीन बिल क्या होता है, ये भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको ड्रॉ किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड इज नॉट सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड। क्लीन बिल आर ड्रॉन नॉर्मली टू इफेक्ट डिस्चार्ज ऑफ ए डेप्ट और क्लेम। मान लीजिए कोई उधार है, कोई डेप्ट है या कोई क्लेम है, उसे जिससे आपको डिस्चार्ज करना है, तो क्लीन बिल को इशू किया जाता है। और क्लीन बिल तभी अराइज होता है जब गुड्स कवर्ड बाय द बिल आर डायरेक्टली सेंड टू द बायर ड्यू टू म्यूचुअल कंसेंट, दैट इज लोकल बिल एंड सप्लाई बिल। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने विच आर द फॉलोइंग नॉट फीचर ऑफ क्लीन बिल, इट इज इशूड फॉर डिस्चार्ज और डेप्ट और क्लेम, बिल्कुल सही। इट इज अ बिल विच इज नॉट अकम्पनीड बाय एनी डॉक्यूमेंट और गुड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है एंड नॉट सपोर्टेड, तो ये भी सही है। इट इज़ द बिल विच इन द गुड आर डायरेक्टली सेंड टू द बायर विद म्यूचुअल कंसेंट, ये भी सही है। तो दोस्तों सभी के सभी सही है, ये हमारे क्लीन बिल के डेफिनेशन है। Besides the above, when the government department is supplied good or raw material, a bill is drawn on them for the price of goods supplied. This is called supply bill. तो सप्लाई बिल क्या होता है दोस्तों, जब भी सरकार या सरकारी डिपार्टमेंट वो गुड को सप्लाई कर रही है या रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रही है, तो एक बिल को ड्रॉ किया जाता है किसी से रिलेटेड, कि जो गुड्स को सप्लाई किया जाए उसके प्राइस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन द गुड्स आर सप्लाई टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ध्यान दीजिएगा किसे सप्लाई किया जा रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, सप्लाई किसको हो रहा है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई हो रहा है कोई भी गुड्स या कोई भी रॉ मटेरियल, और पेमेंट जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा कवर्ड किया जाएगा। तो ऐसे वैसे बिल को क्या कहेंगे, तो वैसे बिल को हम लोग कहते हैं सप्लाई बिल। समझ में आ रहा है, यानी सरकार पेमेंट कैसे करेगी, सरकार पेमेंट करेगी बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से, और ऐसे बिल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे बिल को हम लोग सप्लाई बिल कहते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑन यूजांस बेसिस, व्हाट टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इज गिवन बाय बैंक। यदि बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा यूजांस बेसिस पे है तो क्रेडिट फैसिलिटी कैसे बैंक देती है, तो देखिए दोस्तों यूजांस का मतलब ही होता है कि इमीडिएटली पेमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक जो है पेमेंट को मैच द पेमेंट ऑफ बाय डिस्काउंटिंग, तो डिस्काउंटिंग कर सकती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। यदि बिल ऑफ एक्सचेंज साइड बेसिस पे है तो क्रेडिट फैसिलिटी कौन सा देती है, तो याद रखिए साइड बेसिस का मतलब मैंने बताया था, डिमांड बिल को साइड बिल कहते हैं। तो दोस्तों साइड बेसिस पे बिल परचेजिंग क्योंकि पेबल इमीडिएटली होता है, तो बैंक क्या करती है कि पेमेंट दे देती है बाय वैल्यू बाय परचेजिंग द बिल। इसके बाद दोस्तों हमारा है बिल फाइनेंसिंग एंड लीगल पोजीशन ऑफ ए बैंकर, बिल फाइनेंसिंग और बैंकर का लीगल पोजीशन। तो इसके सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री बिल के बारे में समझना है। डॉक्यूमेंट्री बिल वो बिल होता है जिसको सपोर्ट करता है कौन, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड, कोई लॉरी रिसिप्ट हुआ या रेलवे रिसिप्ट हुआ, वेयर हाउस रिसिप्ट हुआ, बिल ऑफ लैडिंग हुआ, ये सभी के सभी हमारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैं। ठीक है, और ये सभी के सभी हमारे डॉक्यूमेंट्री बिल के साथ आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज इज वन, तो अभी हम लोगों ने देखा है विद डॉक्यूमेंट, तो इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जो है वो अटैच होता है। ठीक है, जो अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है वो इनवॉइस हो सकता है या इंश्योरेंस हो सकता है, ये सभी के सभी कंपनी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक नंबर 12, यूनिट नंबर 12, जो कि बेस्ड था हमारा बिल फाइनेंसिंग से रिलेटेड। इस टॉपिक में इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, इसे 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, क्वेश्चन आपको इसी से आने वाले हैं। फ्रेंड्स यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।